हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीडीएस ऑन द प्रॉपर्टी परचेज और सेल। तो जब भी गाइस आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके ऊपर टीडीएस कैसे कटता है, कैसे लगता है, कैसे आपको जमा कराना चाहिए, अगर आप जमा नहीं कराएंगे तो उससे होगा क्या, सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो देखिए गाइस, जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करते हैं तो उस पर सेक्शन 194 IA लगता है। जी हाँ, तो 1 जून 2013 से ये वाला जो सेक्शन था वो एप्लीकेबल किया गया था कि जब भी आप इंडिया के अंदर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय करते हैं या फिर किसी भी बिल्डिंग का कोई भी पार्ट भी बाय करते हैं या कोई लैंड बाय करते हैं, इसमें आप जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड को। जी हाँ, मतलब एग्रीकल्चर लैंड के अलावा कोई भी अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर बाय करेंगे तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तब आपको यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ता है। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे कि टीडीएस काटेगा कौन। तो गाइस टीडीएस काटना पड़ेगा बायर को, जी हाँ, ना कि सेलर को। तो बायर को यहाँ पे टीडीएस काट करके जमा कराना पड़ता है। तो अगर देखिए प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जो परचेज प्राइस है, अगर एज ए बायर मैं खरीद रहा हूं तो अगर वो लेस देन 50 लाख रुपीज है तो मुझे यहाँ पे कोई भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मैं कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर 50 लाख के नीचे आराम से खरीद सकता हूं, कोई भी टीडीएस पे नहीं करना है। लेकिन जो सेलर होगा उसको अपना कैपिटल गेन दिखाना पड़ेगा फिर भी, जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। वहीं पे गाइस अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू मोर देन 50 लाख रुपीज है, अगर मैं एज ए बायर किसी सेलर को 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट करना है मुझे प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, तो गाइस उस केस में जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसके ऊपर मुझे 1% का टीडीएस काट करके जमा कराना पड़ेगा। तो कई बार जो सेलर होता है वो नाराज हो जाता है कि नहीं नहीं, मेरे को तो व्हाइट में नहीं दिखानी है प्रॉपर्टी, आप मेरे को कैश में दे दो। तो आपको उसको समझाना है कि भाई ये जो 1% का टीडीएस है वो कंपलसरी है, प्लस ये आपके सेलर के अगेंस्ट के पैन में जमा होगा। इसका मतलब क्या होगा, सेलर जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो अगर मान लीजिए उसका कैपिटल गेन नहीं लग रहा है, एग्जेम्प्ट है, तो ये जितना अमाउंट आप जमा करा रहे हैं 1% का टीडीएस, वो उसको रिफंड भी मिल जाएगा। और लेट सपोज अगर उसका कैपिटल गेन भी बन रहा है और उसका टैक्स भी बन रहा होगा तो उसके अगेंस्ट में भी यहां पे एडजस्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो 1% है आप गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं सेलर के नाम पे। अगर गाइस ये सारी जो पेमेंट्स है अगर इंस्टॉलमेंट में होती है तो आपको हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर टीडीएस काट करके यहां पे जमा कराना पड़ता है। साथ में गाइस जो मैंने आपको कंसिडरेशन की वैल्यू बताई कि जिसके ऊपर 1% काटना है, तो इसके अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए इंक्लूड, जैसे कार पार्किंग की फीस हो गई, कोई मेंबरशिप फीस है क्लब की, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीजें उसमें ऐड ऑन होनी चाहिए। और ये रूल आ चुका था 1 सितंबर 2019 से। साथ में गाइस आपको जो टीडीएस काटना है वो एंटायर अमाउंट के ऊपर काटना है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए आपने 55 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बाई की है तो 1% आपको 55 लाख पे काटना है ना। ऐसा नहीं करना कि 55 में से मैंने 50 लाख की लिमिट घटा दी और 5 लाख के ऊपर मैं 1% काटूंगा। मतलब क्या हो गया, अगर मैंने 51 लाख रुपए की भी प्रॉपर्टी बाई कर ली तो पूरे के पूरे 51 लाख रुपए के ऊपर मुझे 1% टीडीएस काट करके जमा कराना पड़ेगा। साथ में गाइस यहाँ पे रिसेंटली जो है हमारी एफएम मिनिस्टर ने ये भी जो है अप्रोच किया है कि अब जो टीडीएस जो कटेगा वो बेसिकली सेल प्राइस या जो भी स्टैंप ड्यूटी होगी घर की, मतलब जो भी आप प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं उसमें से विच एवर इज हायर। इसका मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे मतलब जानबूझकर भी जो स्टैंप ड्यूटी के नीचे, अगर कई लोग क्या करते थे ना, स्टैंप ड्यूटी के नीचे जो है अपनी सेल वैल्यू दिखाते थे और उसी सेल वैल्यू पे 1% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देते। तो अब आप ये नहीं कर पाएंगे, तो आपको स्टैंप ड्यूटी या जो भी सेल वैल्यू होगी दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। साथ में गाइस ये तब भी एप्लीकेबल होगा जब मान लीजिए मोर देन 1 बायर है या मोर देन 1 सेलर है, मतलब मल्टीपल सेलर्स है, मल्टीपल बायर्स है, तब भी ये कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। साथ में गाइस यहाँ पे एक और अच्छी बात है, इस टीडीएस को काटने के लिए आपको कोई भी टैन नंबर नहीं लेना, आपका जो भी एज ए बायर पैन नंबर है उसी से आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। साथ में अगर लेट सपोज सेलर मना करता है कि नहीं भाई मुझे अपना पैन नंबर नहीं देना है, आपको जो करना है कर लो, तो उस केस में फिर आपको 20% यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा 1% की जगह। अब गाइस ये जो टीडीएस काट के जो पैसा है आपको, तो पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 26QB। तो ये पूरा फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन होता है और ये जो टैक्स का पेमेंट है आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी बैंक के अंदर जाके कर सकते हैं, लेकिन जो 26Q है वो तो आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। साथ में गाइस आपने जो पैसा काटा है वो आपको विद इन द 30 डेज यहाँ पे गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। इसके साथ में गाइस जो सेलर होगा आपसे प्रूफ मांगता है कि भाई आपने तो मेरे पैसे काट लिए, गवर्नमेंट को भी जमा करा दिया, उसका क्या प्रूफ है। तो गाइस आपको सेलर को यहाँ पे फॉर्म 16B देना पड़ेगा। आप 26QB भी दे सकते हैं लेकिन 16B एक तरह से पक्का प्रूफ माना जाता है। साथ में गाइस अगर मैं जॉइंट प्रॉपर्टी की बात करूं कि मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल सेलर्स और बायर्स है तो आपको 26QB कितने बनाने हैं। मान लीजिए एक बायर और एक सेलर है तो एज ए बायर आपको केवल एक ही फॉर्म फाइल करना है, लेकिन मान लीजिए एक बायर है और यहाँ पे 2 सेलर है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको 2 फॉर्म देने पड़ेंगे अलग अलग दोनों सेलर्स को। अगर मान लीजिए 2 बायर्स है और 1 सेलर्स है तो दोनों बायर अपने अपने यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे तो जिससे यहाँ पे 2 फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन जहां
पे 2 बायर है और 2 सेलर्स है, तो उस केस में गाइस एक बायर जो है अगेंस्ट एक सेलर को यहाँ पे 2 फॉर्म देगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 फॉर्म हो जाएंगे। अब गाइस कई लोग ये क्वेश्चन करेंगे मान लीजिए अगर मैं 26 क्यों यहाँ पे नहीं भरता, मैं टीडीएस का पेमेंट नहीं करता, तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा। तो गाइस होता क्या है ना, आप जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करा रहे, तो जो जितना भी जो रजिस्टर्ड होता है वो हमेशा एक एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न जाती है उसको रेगुलरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और बेसिकली इसका फायदा क्या है, अगर प्रॉपर्टी 50 लाख के नीचे भी है, टीडीएस भी नहीं कटा हुआ, तब भी गाइस आपको अपना जब एआईएस चेक करेंगे, अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो ऑनलाइन निकल जाता है या फिर 26 एएस, दोनों के अंदर आपको दिख जाएगा कि आपने कितने की प्रॉपर्टी बाय की है, कितने की प्रॉपर्टी आपने सेल कर रखी है। सो गाइस अगर आपने यहाँ पे बाय मिस्टेक भी अगर यहाँ पे टीडीएस जमा नहीं करवाया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको नोटिस आ सकता है और इसको पकड़ना यहाँ पे काफी आसान है। साथ में गाइस नोटिस तो आपको आएगा, मैं सैंपल भी दिखा देता हूं कि किस टाइप का नोटिस आ सकता है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने इस टाइप का आपको नोटिस मिल सकता है और साथ में आपको यहाँ पे लेट फीस और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। लेट फीस की बात करूं, अगर मान लीजिए आपने 26 क्यू फाइल ही नहीं किया, तो 200 रुपए पर डे की पेनल्टी तो आपकी ये लगने वाली है। ये लेट फीस है, ये पेनल्टी नहीं है, 200 रुपए पर डे लेट फीस है। इसके साथ में गाइस आपका 1% लगेगा। अगर आपने मान लीजिए टैक्स डिडक्ट नहीं कर रखा, तो उसके ऊपर 1% इंटरेस्ट लगने वाला है पर मंथ। और लेट्स सपोज गाइस आपने यहाँ पे टैक्स डिडक्ट कर लिया, सेलर को भी पता है कि इसने मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया, लेकिन आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज में ले लिया, आपने उसको गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो उस केस में आपका 1.5% पर मंथ यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। साथ में गाइस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है, जब आपको नोटिस भेजेगा, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगा सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम खिंचा के ये 1 लाख रुपए की पेनल्टी हो सकती है। सो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आपको फॉर्म 26 क्यू भी जो यहाँ पे ऑनलाइन कैसे फाइल करना है, कैसे आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो की नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।